बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला जो हमारा चैप्टर नंबर है वो चैप्टर नंबर 10 है। ये हमारा चैप्टर 10 उसका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर डिफरेंसेस हैं। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को, और ऑक्सीडेशन होती है हमारे पास कहाँ पे? एनोड पे। फिर रिडक्शन किसे कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर और होती है कहाँ पे? कैथोड पे। ठीक है, अगर हम सीक्वेंस इस तरह नंबर लिखें तो ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे हम नीचे की तरफ जाते हुए इंक्रीज़ करेगा और बैकवर्ड डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन के अगर मेटल के साथ होगा तो -1 है, नॉन मेटल के साथ होगा तो +1 है। ऑक्सीजन नॉर्मल -2 होती है, पर ऑक्साइड केस में -1 होती है और सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 होती है। ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, देन हमारे पास आती है फ्लोरीन। फ्लोरीन OF2 के फॉर्म में होता है और इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? +2। ठीक है, उसके बाद ये ऑक्सीजन की बात हो, मतलब हमारे पास इसके अंदर किसकी बात है? फ्लोरीन की बात है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 6 से जो होता है उसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है। ग्रुप 7 है कि -1 होती है। फिर हमारे पास डिफरेंस दिया गया है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज टू द सोल्यूशन और फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इसके अंदर एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है। पेपर के अंदर यहाँ ये वाले एमसीक्यूज आ जाते हैं कि एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है गैल्वेनिक में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। गैल्वेनिक सेल जो है इसके अंदर उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जांपल्स ये लिखी हुई है नीचे। डाउन सेल्स, नेल्सन सेल्स, मर्करी सेल, कैस्टर सेल्स। ठीक है, हो गया। उसके अलावा मोल्टन फ्यूज NaCl इज़ यूज्ड। प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं इसके अंदर? सोडियम एंड क्लोराइड गैस। ठीक है, लिक्विड सोडियम और क्लोराइड गैस हमारे पास इसके अंदर प्रोडक्ट आ जाता है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। इलेक्ट्रिकल पाथवे इज़ एक्सटर्नल ड्यू टू रिएक्शंस इन सॉल्वेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, एक्सटर्नल पाथवे है। इसके अंदर नोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर डिस्चार्जिंग की रिएक्शन और डिस्चार्जिंग के रिएक्शन, मतलब कि कौन सा हमारे पास है वो हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा हमारे पास रिड्यूस हो रहा है। ये अगर हम देखें तो हमारे पास जो जिंक है इसके अंदर हमारे पास जिंक की क्या हो रही है? Zn+2। तो इससे हमें शो होता है कि जिंक जो है हमारे पास इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जो हमारे पास है डिस्चार्जिंग है तो कॉपर की क्या हो जाती है? रिडक्शन। लेकिन जब हम डिचार्जिंग करते हैं तो हमारे कॉपर की रिडक्शन कर देते हैं और हमारे पास जिंक की ऑक्सीडेशन कर देते हैं। अब इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये आगे टेबल है वो मैं आपको पूरा बताता हूँ। आप अगर समझ लेंगे ना सही तरह तो आपको कोई इतना मसला नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ज़रा कि मेटल्स के केस में अगर SRP ज़्यादा है ना तो उनकी रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, और नॉन मेटल्स के केस के अंदर अगर SRP ज़्यादा है तो उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि मेटल्स में SRP ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी, SRP कम होगी तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, मतलब ये रिलेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कह देता है कि ना SRPs ऑफ A B C D आर दिस एंड दिस, -1.90, +1.90, +0.50, +2.5। ठीक है, बीच इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था? जिसकी SRP ज़्यादा होगी वो कम रिएक्टिव होगा, तो लीस्ट हमारे पास 2.5 होगा क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा SRP 2.5 है। देन हमें क्या कहते हैं? बाद हमें MCQ दे देता है कि ना SRPs ऑफ A B C D आर गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ इफेक्टिव। ठीक है, तो उसके अंदर आपने क्या देखना है? उसके अंदर आपने हमेशा ये करना होता है कि ना जो आपके पास कोई भी आपके पास अगर कम्बिनेशन बनाने आपको दिए होंगे ना, उन कम्बिनेशंस के अंदर तो 2 आपको लेट्स सपोज कम्बिनेशंस दिए गए हैं ना, देन आपने ये करना है जिसकी SRP ज़्यादा होगी उसको आपने कैथोड बना देना है और जिसकी SRP कम होगी उसको आपने एनोड बना देना है। फिर आपने उसी के हिसाब से ना उनके लिख देने हैं जो आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी। ठीक है, आपको वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन, यहाँ ये वैल्यूज़ जो दी गई हैं। ठीक है, फिर इसके मुताबिक आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वगैरह जो है वो आपने लिख लेनी है साथ साथ। फिर आपने इनको ऐड कर लेना है। जब आप इनको ऐड करेंगे ना तो जिसकी हमारे पास सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी ना रिडक्शन पोटेंशियल जब कंबाइन करने से, वो हमारे पास सबसे इफ़ेक्टिव सेल होगा। ठीक हो गया, ये आपने निकाल लेनी है।
फिर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कंसनट्रेशन, चेंज इन प्रेशर विल इफेक्ट वैल्यूज़ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ये याद रखने वाली बात है। फिर जिंक हैज़ मोर एबिलिटी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स दैन हाइड्रोजन बाय 0.76 वोल्ट, या बुक की लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये बुक की लाइनें मैं आप नहीं पढ़ रहा क्योंकि इसके अंदर बुक की लाइनें तो आप खुद ही देख लें। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह दी है मैंने, अगर हमारे पास ये है, अगर हमारे पास रिएक्शन को मतलब फाइंड करनी जैसे हमने ऊपर प्लस किया था, अगर हमारे पास ई नोट हमारे पास नेगेटिव होगी तो मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज़ें हैं कि Fe2+ कैन डिस्प्लेस कॉपर बट Fe3 कैन नॉट, Fe2+ कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन बट Fe3 कैन नॉट, copper+2 कैन डिस्प्लेस copper+1 बट copper+1 कैन नॉट डिस्प्लेस copper+2। ये अब आगे ना जो टेबल है उसके अंदर आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोड ऑक्यूपाइंग अ हायर पोजीशन एक्ट एज अ नोड एंड एट लोअर पोजीशन एक्ट एज अ कैथोड। ये अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, इसकी वैल्यूज़ आपने कुछ भी नहीं याद करनी। अब इसके अंदर याद क्या करना है, आपने पहले इसकी सीक्वेंस याद करनी है, क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से आप अगर आप सीक्वेंस आते होगी तो आपको पेपर के अंदर एमसीक्यूज़ करने में मुश्किल नहीं होगी। अब क्या है, ली काके ने मज अली जैन कराए फेर CD नई सुन भाभी हैं क्यों क्यों आई फिर अज हाजी बड़ा कल आवीं फिर, ठीक है। ये सीक्वेंस मैंने बनाया था मीम के तौर पे कि मुझे याद रहे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बारी बारी के हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट्स की और हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट्स की, ठीक है। हाइड्रोजन की जो हमारे पास ई नोट होती है वो हमारे पास 0 होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम ऊपर वालों को देख लेते हैं और नीचे वालों को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये पहली चीज़ें हमारे पास मेटल्स होते हैं, एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, रिड्यूस अदर करते हैं, तो मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हुए। इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लो है और ये रिएक्टिव्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स होते हैं डिपॉजिट कर जाते हैं कैथोड के ऊपर, जिसकी SRP ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम। इन सब के जो साल्ट्स होते हैं ना, इन सब के साल्ट्स कैथोड से ना हाइड्रोजन निकलवाएंगे, ठीक है, साल्ट्स जो होते हैं। अब उसके बाद क्या डाउन द ग्रुप, अगर हम ये इसको डाउन नीचे की तरफ मूव करें तो हमारे पास इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। नीचे मूव करें इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि जो हमारे पास ये वाले है ना अबव, ये लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, ठीक हो गया। उसके अलावा ये एनोड के तौर पे यूज़ करते हैं और इनके अंदर हमारे पास ई की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब इधर उर्दू के अंदर लिखा हुआ है कि जो ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये चीज़ें आप उर्दू में लिखी हैं तो ये आप खुद भी पढ़ लें तो आपको सही है। मैं वैसे भी पढ़ देता हूँ आपको। जो ऊपर होंगे वो नीचे वाले को ऑक्सीडाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो नीचे वाले होते हैं ना वो ऊपर वालों को ऑक्सीडाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नीचे हाइड्रोजन से जो नीचे हैं उनको नॉन मेटल्स कहते हैं। इनकी लो एबिलिटी होती है लूज़ करने के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा गेन कर लेते हैं, इट सेल्फ रिड्यूस होते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज़ कर देते हैं और ये क्या कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है और ये रिएक्टिव नहीं होते। इसका ये कि जिसका SRP ज़्यादा है, ये नॉन मेटल्स हैं, उनका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। और ये नॉन मेटल्स होते हैं हमारे पास डिपॉजिट या रिलीज़ हो जाते हैं एनोड के ऊपर, ठीक है। दैन अब ये देखो ज़रा, जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं ना वो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वालों को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है ये भी नीचे वालों को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो ये एलिमेंट्स हैं ना ये ऊपर वालों को रिड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ठीक है। अब बाज़ दफ़ा होता है सोल्यूशन के अंदर और कैथोड वगैरह के अंदर अगर आपके पास दो मतलब एक से ज़्यादा एनाइंस प्रेजेंट हो ना तो अपने डिस्चार्ज आपने देखने के कौन सा करेगा। अब देखो ज़रा, SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, क्लोराइन, मतलब ये डिस्चार्ज ही ना मतलब कौन सा डिस्चार्ज सबसे पहले करेगा। अगर कंसनट्रेटेड होगा ना तो हमारे पास इन केसेस के अंदर ना क्लोराइड डिस्चार्ज कर देगा एनोड से ऊपर। अगर डिल्यूट होंगे तो इन केसेस के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन एनोड से निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन SO4 2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव इनकी केसेस में ना हमेशा एनोड से क्या निकलेगी, ऑक्सीजन, ठीक है। ये है एक पॉइंट है क्योंकि बाज़ दफ़ा आपके पेपर के अंदर आ जाता है कि आपको ना बता दिया जाता है कि आपने ये चीज़ यूज़ की, दो एनाइंस आ जाते हैं तो आप बताओ कि इसमें से कौन सा एनाइन है
जो हमारे पास रिलीज़ करेगा। तो उसका हिसाब ये कि अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड होंगे दैन हमारे पास क्लोराइड निकलेगा, अगर ये डिल्यूट होंगे दैन हमारे पास क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा नोड से। फ्यूल सेल के अंदर 75% फ्यूल एनर्जी होती है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब लैटिस एनर्जी हीट एनर्जी से ज़्यादा होगी तब एंडोथर्मिक है, कम होगी तो एक्सोथर्मिक है। चेंज इन एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक हो गया। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं ना, उनके ऊपर हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव होता है, डेल्टा एच मोस्टली नेगेटिव होता है। ठीक हो गया। और कभी कभी पॉजिटिव वगैरह होता है। लेकिन ये हमारे पास एक MCQs है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल ऑलवेज हैव डैश। तो इसका सही आंसर क्या है, ये वाला कि डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव होता है। और हमारे पास जो डेल्टा एच होता है ना, वो किसी किसी केस के अंदर ना हमारे पास नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन दिया जाए तो आपने प्रेफर किसको करना, डेल्टा जी के वो नेगेटिव होता है।